हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, बात 1981 की है, जब अमेरिका में एक 150-200 लोगों का एक ग्रुप था और इस ग्रुप के जितने भी लोग थे सारे दुनिया के सारे बुरे काम में इन्वॉल्व थे। जैसे क्या था ना कि इस ग्रुप के लोग होमोसेक्सुअल थे, इस ग्रुप के लोग ड्रग्स एडिक्टेड थे, इस ग्रुप के लोग डाका डालते थे, कहीं पे चोरी करते थे, सारे काम जितने भी गलत काम थे सारे काम को ये करते थे। अब हुआ क्या कि एक टाइम आया 1981 में, जब इसमें से इस ग्रुप के कई मेंबर एक के बाद एक बीमार होने लगे, उनको न्यूमोनिया और स्किन कैंसर होने लगा। जब जांच की गई तो लोगों ने इसका पता करना शुरू किया कि क्या रीजन है, ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है इनमें। तो पता चला कि इन लोगों की जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है। और वो कौन सा इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है दो टाइप के इम्यून सिस्टम होते हैं। एक आपका होता है इनेट इम्यून सिस्टम, जो आपका पैदा होने से पहले ही मिल जाता है, और एक होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जब तक आप जिंदा रहते हैं तो वो इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इम्यून सिस्टम के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया। तो जो उनका इम्यून सिस्टम था वो उनका इम्यून सिस्टम डिफिशिएट हो रहा था, उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक हो रहा था। तो लोगों ने जब उसके बारे में पता करना शुरू किया, और उस टाइम उस बीमारी का नाम जो दिया गया, उस बीमारी का नाम एड्स दिया गया, AIDS। उस बीमारी का नाम क्या दिया गया? एड्स। अब एड्स का मतलब आपको पता ही है, एड्स का फुल फॉर्म भी आप जानते ही हैं। तो एक्वायर्ड, हमने बताया पहले ही कि एक्वायर्ड इम्यूनो, कौन सा इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है? आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब वीक होना, ठीक है, डिफिशियंसी। और सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, जब कई ढेर सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के डिफिशिएट होने की वजह से, उसके वीक होने की वजह से ढेर सारी बीमारियां हो जाने वाली जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? एड्स बोलते हैं शॉर्ट में। ओके। फिर बाद में पाश्चर इंस्टीट्यूट और अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट ने उस पर काम करना शुरू किया और उसका रीजन पता किया। तो उसका रीजन एक रेट्रोवायरस मिला। रीजन जो था या उसका काज जो था वो आपका एक रेट्रोवायरस था। बाद में इसका नाम जो है, जो नाम रखने वाला जो सिस्टम होता है, जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम HIV रखा गया। अब ये HIV, इसका भी फुल फॉर्म आप याद रख लें, बचपन से ही वैसे पढ़ते हुए आए हैं आपने। एड्स का फुल फॉर्म पढ़ा हुआ है आपने, HIV का फुल फॉर्म पढ़ा हुआ है। तो ये डिजीज का नाम है, और इस डिजीज से होने वाला, इस डिजीज का जो मेन कॉज है वो HIV है। और HIV का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि ये ह्यूमन, क्योंकि इससे पहले भी मंकी पे, चिंपैंजी पे भी एक को भी इस तरीके की बीमारी थी, उसके भी लिए भी रिस्पॉन्सिबल वायरस था, जिसको SIV और ऐसे कुछ नाम से जानते थे। बट ये ह्यूमन पे इसका इफेक्ट था, तो इसको क्या नाम दिया गया? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका फुल फॉर्म ये है। अच्छा, थोड़ा सी इस वायरस को समझ लेते हैं। एक्चुअली ये रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस ग्रुप के ढेर सारे वायरस होते हैं। ये कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि वायरस का एक डिफरेंट टाइप के वायरस का एक ग्रुप होता है। इस वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। बट इनके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब आगे जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसमें जाके जब ये पढ़ना शुरू करेंगे कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, तो अब आपको समझ में आएगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए को, सॉरी, डीएनए से आरएनए को बनाना। लेकिन यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से क्या बनेगा? यहाँ पे डीएनए बनेगा। जनरली डीएनए से आरएनए बनता है, बट यहाँ पे डीएनए से नहीं, बल्कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। तो आरएनए से डीएनए बनाने वाले जितने वायरस होते हैं उनको हम रेट्रोवायरस की कैटेगरी में रखते हैं। और क्यों रखा जाता है?
क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस एंजाइम की हेल्प से वो क्या करते हैं, आरएनए से क्या बना लेते हैं, डीएनए बना लेते हैं। ओके, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लें। और साथ ही साथ इस वायरस के बारे में ये था कि ये जो वायरस होता है इसमें 3 पार्ट थे। एक इसका बाहर वाला पार्ट जिसको हम इसके बाहर वाले पार्ट को वेट मिनट सेंट्रल कोर बोलते हैं, सॉरी अंदर वाले पार्ट को सेंट्रल कोर बोलते हैं। उसके अंदर एक कैप्सिड होता है और लास्ट में आपका एक उनका लाइपोप्रोटीन की एक कोटिंग होती है, इन्वेलप होता है, लाइपो प्रोटीन का एक इन्वेलप होता है, कवरिंग होती है, लाइपोप्रोटीन के इन्वेलप। अच्छा, तो ये तो हो गया इस वायरस के बारे में। तो आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया। देखो ये इतना खतरनाक था क्योंकि जब तक लोग समझ पाया, अगर पिछले 25 सालों का ही देख लिया जाए, लगभग 25 मिलियन के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से या फिर इस डिजीज की वजह से। पिछले 25 साल के अंदर, लास्ट 25 ईयर्स, कितने लोगों की जानें जा चुकी है? लगभग 25 से 30 मिलियन लोगों की जानें जा चुकी है। और इंडिया में 1966 में पहली बार चेन्नई में कुछ सेक्स वर्कर थे, उनमें ये एड्स के पेशेंट को ढूंढा गया। और उसके बाद से अब तक लगभग 30-35 साल हो चुके हैं, लगभग 5 से 6 मिलियन के आसपास इंडिया में लोगों की डेथ हो चुकी है। इतने पेशेंट मिल चुके हैं, लगभग इतने लोगों की डेथ हो चुकी है। और बाकी तो बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत लंबी लिस्ट है इनसे इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की। ठीक है, तो असल में ये क्या करता है, ये वायरस जब बॉडी के अंदर इंटर करता है ना, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये बड़ा ही चालाक टाइप का वायरस होता है। इतना चालाक होता है कि पता ही नहीं चलता आपके इम्यून सिस्टम को कि कोई बाहर से वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर गया, कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर गया, और इम्यून सिस्टम को भनक भी नहीं लगती, और वो बॉडी के अंदर जाता है और उसके साथ बॉडी के में पहुंचने के बाद सेल के साथ जाके जुड़ जाता है, सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है और पूरी की पूरी सेल पे कंट्रोल कर लेता है और अपने जैसी कॉपी को बनाना शुरू कर देता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल पाता, हमारे इम्यून सिस्टम का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। वरना इम्यून सिस्टम में जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ये इस वायरस के केस में उसको पता ही नहीं चल पाया कि कब ये आया और कब इसने हमारी सेल्स को पे कंट्रोल कर लिया और अपनी जैसी कॉपी को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब शुरू में जब ये इंटर करता है तो एक हल्का सा रिस्पॉन्स आपके इम्यून सिस्टम देता है, 2 से 3 वीक का टाइम लगता है। उसी में बहुत सारे लोगों में वो भी रिस्पॉन्स नहीं आता, बट 70 to 80% माना गया कि 70 to 80% लोगों में इसका लो रिस्पॉन्स आता है। लो रिस्पॉन्स का मतलब शुरू में 2-3 हफ्ते के अंदर हेडेक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लो फीवर देखने को मिलेगा, साथ होते हैं वो अल्सर्स और फोड़े-फुंसियां देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो उस कंडीशन में होता है, जैसे वायरस ने बॉडी के अंदर इंटर किया तो शुरुआत में इम्यून सिस्टम ने थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया, उसको लगता है कि फॉरेन पार्टिकल अंदर आ गया। जनरली होता क्या है ना कि ये इतना चालाक होता है आपका रेट्रोवायरस वाला ये HIV वायरस जो है, इतना चालाक होता है कि बॉडी के अंदर इंटर करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि इसका जो अटैक होता है वो किस पे होता है? इसका अटैक जो होता है वो होता है हेल्पर टी सेल पे। आपको मालूम है हेल्पर टी सेल, हमने इसके बारे में पहले ही बताया हुआ था हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं। हेल्पर टी सेल्स इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही जाके आपके किलर टी सेल को, यही जाके आपके मेमोरी सेल को, यही जाके आपके प्लाज्मा सेल को, सबको जाके बताते हैं कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, आप इसके लिए कुछ करें वरना फिर हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब ये जाके वायरस जाके इन्हीं की सेल को, ये उनकी सेल है, ये उसका डीएनए, इसी के डीएनए को जाके कंट्रोल कर लेता है। जब इसको ही नहीं पता चलेगा, इसको जाके कंट्रोल कर लेता है, अपनी कॉपीज को बनाएगा, सारे के सारे हेल्पर टी सेल्स पे कंट्रोल कर लेगा, हेल्पर टी सेल का नंबर घट जाएगा और 5 से 10 साल लग जाते हैं, 5 से 10 साल लग जाते हैं अगले सिम्टम्स को पकड़ने में। और इतना ज्यादा वो कॉपी बना लेते हैं, मतलब आपका जब हेल्पर टी सेल्स किसी काम की ही नहीं रही, हेल्पर टी सेल्स जब इन्फॉर्म ही नहीं दे पाएंगे तो इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता 5 से 10 साल तक, तो वो आराम से अपनी कॉपी बनाते रहता है। अब जब उनकी बहुत ढेर सारी कॉपी बन जाती है, पूरा का पूरा आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तब जाके
फिर से सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, लेकिन अब सिम्टम्स आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बीमारी क्या हो चुकी है, लाइलाज हो चुकी है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 5 से 10 साल बाद क्या होगा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग फीवर होगा, जो फीवर होगा वो परसिस्टेंट फीवर होगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, आप जाएगा ही नहीं, आपको सिंपल सा कॉमन कोल्ड हो जा रहा है, वो कॉमन कोल्ड भी लाइलाज होगा, क्योंकि आपके पास कोई इम्यून सिस्टम है ही नहीं जिसे आप मेडिसिन लेके उसको रिपेयर कर सके। तो आपका पूरा का पूरा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, तो आपको परसिस्टेंट फीवर रहेगा, आपको निमोनिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आप स्किन कैंसर यहां पे देखने को मिलता है, स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस आप यहां पे हो जाएगी, ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, मैडनेस पागलपन थोड़ा से देखने को वहां पे मिलेगा। उसके अलावा टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हो जाएगा। उसके अलावा मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती है, लास्ट में इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आदमी कुछ भी कर ले, कोई भी दवा ले ले, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आते हैं, उनको ले लेता है, कुछ टाइम तक वो जिंदा रहता है, कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकता है, बट एक्चुअली कोलैप्स हो चुका है पूरा उसका इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के पूरे कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पे चांस ही नहीं है उसके सर्वाइवल का, वो आज ना कल उसको खत्म होना ही है, तो वो वहां पे ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया सिम्टम्स। तो आपने क्या समझा, आपने एड्स के बारे में देखा, और ये भी याद रखें जब तक लोग इसको समझ पाते, ठीक है, तो मैंने इसके बारे में पहले ही बताया, जब तक लोग इसको समझ पाते तब तक ये 25 से 30 मिलियन के आसपास लोगों को इन्फेक्ट कर चुका था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, इवन कि इंडिया में 5 से 6 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी थी। और उसके पीछे कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि ये वायरस बाहर बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाता, बॉडी के बाहर निकलते ही इसके तुरंत ये इनएक्टिव हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और ये बॉडी के अंदर जब जाता है, बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद वो प्रोटोप्लाज्म को यूज करना शुरू कर देता है सेल की, अपना इनको एक्टिवेट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और उस आरएनए से डीएनए को बनाना शुरू कर देता है, अपनी कॉपीज को बनाता है। लेकिन अगर बॉडी के बाहर आ गए तुरंत इनकी डेथ हो जाती है। अब ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ट्रांसमिट का मतलब है एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी बॉडी फ्लूइड में ये होते हैं। कहां पे होते हैं, बॉडी फ्लूइड में, मतलब ब्लड में आपके पाए जाएंगे, सीमेन में आपके पाए जाएंगे, है ना, इन सारी चीजों में ये देखने को मिलते हैं। तो बॉडी फैलने का चांस कहां से होता है, आप फूड शेयर कर रहे हैं, आप कपड़े को शेयर कर रहे हैं, तो इसमें फैलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि उसमें बॉडी फ्लूइड का कोई कांटेक्ट आता ही नहीं। लेकिन जब आप जैसे उसमें क्या होता है ना कि ये इनमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन बहुत होता है, लोग क्या नाम है, इंटरकोर्स करने के टाइम पे अगर अनप्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे, तो वहां भी ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, मतलब बॉडी फ्लूइड का ट्रांसमिशन होता है। सीमेन फीमेल की बॉडी के अंदर चला गया, फीमेल का लिक्विड जो होता है मेल बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, तो उसके मेल के अंदर था या फिर फीमेल के अंदर था, क्योंकि बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या थे, वो वायरस थे। अब उनके कांटेक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को हो जाता है, यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहला तो इसका ट्रांसमिशन के बारे में अगर बात करें तो कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन देख लेते हैं थोड़ा से। पहला तो होता है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट। दूसरा, मैंने पहले ही बताया कि जो ब्लड होता है, ब्लड से तो जो जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, मान लेते हैं कोई आदमी अचानक उसे ब्लड की जरूरत पड़ गई, और वो जो ब्लड है उसका किसी ने चेक नहीं किया कि वो उस ब्लड में HIV के वायरस हैं कि नहीं है, और उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया सामने वाले पर्सन को। अब बॉडी फ्लूइड है, वो भी बॉडी फ्लूइड है, सीमेन तो बॉडी फ्लूइड था ही, ब्लड भी बॉडी फ्लूइड है, उसमें भी वो वायरस होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन के अंदर चले गए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेकेंड रीजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेकेंड रीजन। थर्ड, इसमें क्या होता है ना, जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं, जैसे एक कोकीन का यूज करते हैं वो, और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो सिरिंज होती है उनके पास, इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन में उस ड्रग्स को भर लेते हैं, और ये अपनी पूरे ग्रुप में 10-15 का ग्रुप होता है, 8-10 का ग्रुप होता है, अब इंजेक्शन में वो ले लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा वो अपने किस्में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बार बार उनको सिरिंज, तो एक आदमी ड्रग को लेता है, फिर वही सिरिंज दूसरे को देता है, वो ड्रग को लेता है, तीसरे को दे देता है, वो ड्रग को लेता है। और ऐसा नहीं कि ड्रग का मतलब जो दूसरे टाइप के ड्रग्स होते हैं, पता नहीं नोज से जो लेते हैं, उसमें नहीं,
जो डायरेक्ट इंजेक्शन आपका नसों में जो लगाते हैं वो वाला खतरनाक होता है, उसकी वजह से वायरस फैलता है। बाकी दूसरे तरीके के जो होते हैं बहुत सारे एडिक्शन है, उससे उतना चांस नहीं होता, बट जो चांस ज्यादा होने के चांस होते हैं जो डायरेक्ट इंजेक्शन से लेते हैं उनमें, क्योंकि एक आदमी ने इंजेक्शन से ड्रग को लिया तो दूसरे में क्या होता है ना कि अब उसमें ब्लड, वो जो फ्लूइड होता है वो लग जाता है, बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड लग जाता है, अब उसमें वायरस भी आ जाता है दूसरे को कांटेक्ट में, और वायरस इतना खतरनाक होते हैं कि धीरे 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 इतना तो बना ही लेंगे कि वो आदमी, उस आदमी की डेथ हो जाए। ठीक है ना। इसकी अभी तक कोई बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं चल रहा, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं इस पे, बहुत सारे वैक्सीन पे ट्रायल्स भी चल रहे हैं, लेकिन अभी कोई खास ऐसी कारगर कोई दवा आई नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जो इम्यून सिस्टम को थोड़ा से बूस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कुछ टाइम तक कंट्रोल कर लेती है, लेकिन फिर भी लास्ट में उस इंसान की डेथ हो जाती है, अभी भी वो बीमारी लाइलाज है। थर्ड जो सेकेंड होता है, ये ड्रग्स एडिक्टेड लोगों में, ये जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं उनमें सिरिंज की वजह से उनमें फैलने का चांस होता है। लास्ट वाला जो रीजन होता है वो होता है ना कि एक इन्फेक्टेड मदर है, एक मदर है जिसको ऑलरेडी एड्स है, अब उसके अंदर बनने वाला जो बच्चा होता है उसको भी ये बीमारी हो जाती है, तो एक तरीका ये भी होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, प्लेसेंटा से वो वायरस उस बच्चे के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो ये ट्रांसमिशन का तरीका है। अब इसमें रिस्क सबसे ज्यादा किनको रिस्क होता है? देखो सबसे ज्यादा रिस्क उनको होगा जो मल्टीपल पार्टनर्स जिनके होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा लॉयल नहीं होते, जो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा लॉयल नहीं होते, बहुत सारे और फीमेल के साथ या फिर कुछ फीमेल का बहुत सारे मेल के साथ उनके सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होते हैं, तो उसमें इस बीमारी के फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई, जिनकी मल्टीपल पार्टनर्स को शेयर करने से ये बीमारी फैलती है। दूसरी चीज इसमें क्या होगी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा चोट लग गई ब्लड बहुत ज्यादा बह जाता है, अब ऐसे लोगों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज की जरूरत पड़ती है, तो जब जितना ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ेगी उतना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो वहां पे जिनके पास थोड़ा बहुत हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है, जो हीमोफिलिक होते हैं उनके पास उनमें भी थोड़ा सा चांस होता है इसका। पहला तो मैंने बताया कि जो मल्टीपल पार्टनर्स को शेयर करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स वाले को, दूसरा हीमोफिलिक, तीसरा वो जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, और फ्रॉम मदर टू, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो बच ही नहीं पाएंगे। तो मल्टीपल पार्टनर शेयर करने वाले और हीमोफिलिक, साथ ही साथ ड्रग एडिक्टेड लोगों में सबसे ज्यादा रिस्क होता है किस चीज के फैलने का? एड्स के फैलने का। तो यहां तक आई होप कि आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले में हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वायरस जाता है और हेल्पर टी सेल्स के डीएनए पे कैसे वो कंट्रोल करता है और फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज को बनाता है, ये बात करेंगे। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक चीज के बारे में और बात करेंगे, वो होगा प्रिवेंशन ऑफ एड्स के बारे में, कि एड्स से बचें कैसे, किस तरह से जो नैको और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए वो क्या कर रहे हैं लोगों के बीच में, और लोग किस तरह से इग्नोर करके इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम उन सारी टॉपिक्स को नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया, आपको ये एड्स समझ में आ गया, आपने एचआईवी वायरस के बारे में पढ़ा, आपने इंक्यूबेशन पीरियड और सिम्टम्स को देखा, साथ ही साथ आपने ट्रांसमिशन और उन लोगों के बारे में पढ़ा जिनमें हाईली रिस्क वाले उसमें कैटेगरी में आते हैं और जिनके अंदर सबसे ज्यादा चांस होता है किस चीज के होने का? एड्स के होने का। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।